हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात करेंगे इस 28 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था 2:30 की शिफ्ट वाला। आज हम उस पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आए तो आप लाइक शेयर कर सकते हैं, शेयर कर दीजिएगा जो लोग एमपीटेट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये लास्ट मिनट प्रिपरेशन में सबसे अच्छा कह सकते हैं कि कंक्लूजन निकल कर आता है कि हम प्रीवियस ईयर पेपर को जितनी अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं, जितनी बार प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी कर लेंगे। और अपनी तैयारी को और अच्छा बनाने के लिए आप लोग अपने एनालिसिस कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके। 1 मार्च से इसकी रेट बढ़ जाएगी, तो आप लोग जो भी अवेल करना चाहते हैं, जो भी टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं, तो वो आप लोग 1 मार्च से पहले इस टेस्ट सीरीज को ले लीजिएगा 50% डिस्काउंट के साथ। ANUBHA50 कूपन कोड जैसे ही आप यूज़ करेंगे तो आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए फिर हम आज का सेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन है, आज हम थोड़ा हिंदी मीडियम वालों को भी लेकर चलेंगे। दोनों ही लैंग्वेज में कोशिश करूंगी, बस थोड़ा सा आप लोग भी मैनेज कीजिएगा। एक छात्र इस विश्वास से अध्ययन करने के लिए अभिप्रेरित होता है कि अच्छा ग्रेड उसके या उसकी कक्षा प्रतिनिधि बनने के आवेदन में मदद करेगा। मतलब कहीं ना कहीं एक स्टेटस वाली बात आ रही है। अ स्टूडेंट इज मोटिवेटेड to study due to the belief that a good grade will help his or her application for class representative. According to the humanistic theory of motivation, which need is trying to fulfill. देखो मैंने आपको ये बात तो बता दी कि अब स्टेटस वाली बात है। अब आप लोग इन चारों ऑप्शंस में से आंसर बताने की कोशिश कीजिए। क्या होगा, थोड़ा सा टाइम लीजिए, फिर आप आंसर देने की कोशिश कीजिए। ऑप्शंस आर एस्टीम नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, सोशल नीड्स या फिर फिजियोलॉजिकल नीड्स। चलिए बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है। बिल्कुल एस्टीम नीड्स की बात हो रही, सोशल नीड्स नहीं, एस्टीम नीड्स की बात हो रही है। एस्टीम नीड्स में क्या होता है कि हमें अपनी एक रेपुटेशन, हमारी रिस्पेक्ट, स्टेटस को मेंटेन करना होता है। यहाँ पर देखो थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब्राहम मैस्लो के द्वारा ये हायरार्की ऑफ नीड दी गई। इसमें बेसिक क्या होता है, फिजियोलॉजिकल नीड। क्या होता है, फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड मतलब एयर, वाटर, शेल्टर, फूड, जो बिल्कुल बेसिक नीड्स होती हैं। फिर होता है सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स में क्या आ जाता है कि मतलब यहाँ पर जो एक दिन का आपको खाना मिल गया है या रहने के लिए जगह मिल गई, तो अब सेफ्टी हो कि हमेशा आपको खाना मिलता रहे और एक आपको बिल्कुल जगह मिल जाए जहां पर आप रह सकते हैं। ठीक, वो हो गई आपकी सेफ्टी नीड्स। लव एंड बिलोंगिंगनेस मतलब जब ये दोनों नीड्स कंप्लीट हो गई, एक एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, तब हम एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्डअप करने की सोचेंगे। सबसे पहले खाना, फिर सेफ्टी मतलब भाई अगले दिन भी खाना मिलता रहे, फिर उसके बाद लव एंड बिलोंगिंगनेस मतलब एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्डअप करेंगे, फिर उसके बाद एस्टीम जो अभी हमने पढ़ा ना, सेल्फ एस्टीम मतलब एक रिस्पेक्ट हो समाज में, स्टेटस हो, लोग हमें जानते हो, हमारे पास पावर हो। फिर होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो विक्रम बत्रा जी के केस में आप लोगों ने पढ़ा होगा और जो शेरशाह मूवी अभी आई थी, तो उसमें यही बताया था कि उन्होंने अब अपनी जान की परवाह किए बिना वो चीज़ मतलब दूसरों के हित में कुछ कर दिखाना। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब आत्मसिद्धि, सब कुछ मिल गया, अब उसके ऊपर कुछ मतलब चाह नहीं है जीवन में, तो ये होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, लव एंड बिलोंगिंगनेस, एस्टीम नीड्स, सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। आई होप यहाँ पे आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझ आ गया होगा। पढ़ जाते हैं। Which of the following idea about learning process is not implied by theory given जीन प्याजे? निम्नलिखित में से कौन सा विचार जीन प्याजे द्वारा दिए गए सिद्धांत के अधिगम की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? चारों ऑप्शन एक एक करके रीड करते हैं हम लोग। 4th ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। अधिगम की प्रक्रिया केवल परिवर्तन की स्थितियों में समझ आती है। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग मेक सेंस इन सिचुएशन ऑफ चेंज ओनली। ठीक है भाई, चेंजेस ला रहे हैं। फिर है लर्निंग कैन नॉट स्टेम फ्रॉम ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस अलोन। ठीक है। लर्निंग इज एन इंटरनल प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है।
फर्स्ट है लर्निंग इज पैसिव एसिमुलेशन ऑफ गिवन नॉलेज, नहीं, बल्कि उन्होंने क्या कहा था, एक्टिव कहा था। इस वजह से ये जो पैसिव दे दिया ना, ये रॉन्ग हो जाएगा। और हमसे क्या पूछा गया था, नहीं पूछा गया था। ये नहीं वाली चीजें आप थोड़ा सा ध्यान दिया कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जीन पियाजे रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहलाते, जो है वो नन्हा वैज्ञानिक है, स्मॉल साइंटिस्ट है। उसके बाद 4 स्टेजेस हैं, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। कंजर्वेशन से पहले हमने एमपीटेट में डिस्कस कर लिया है, कंजर्वेशन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में आता है, जो कि 7 से 11 वर्ष में। ईगोसेंट्रिक से भी क्वेश्चन आया है, तो ईगोसेंट्रिक बच्चा मतलब केवल अपना पर्सपेक्टिव समझ पाता है, ये आपका प्री ऑपरेशनल में आता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब ये होता है कि बच्चा जो उसके सामने चीज़ें नहीं है, लेकिन वो ये चीज़ें समझने लगता है कि ये चीज़ें विद्यमान है, एग्जिस्ट करती हैं, भले वो उसके समक्ष हो या ना हो। अगर आप लोगों ने 26 के, वैसे तो मैंने और भी प्रीवियस ईयर पेपर करवाए हैं, तो एमपीटेट प्रीवियस ईयर पेपर के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें देख लीजिए। लास्ट 2 सेशन तो बिल्कुल देख ही लीजिएगा, क्योंकि उसमें पियाजे से 3 क्वेश्चन एक ही सेशन मतलब पेपर में आपके आए हुए हैं। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू द सेम एज ग्रुप, सेम एज ग्रुप मतलब समान आयु वाले, हम क्या बोलते हैं उनको, पीयर ग्रुप्स कहते हैं। पीयर ग्रुप की बात किसने करी, सोशल इंटरेक्शन से बच्चा सीखता है, पीयर ग्रुप से सीखता है, सोसाइटी से सीखता है। किसने बात कही, लाइव चैट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लो स्टूडेंट एंगेजमेंट इनसाइड द क्लास कुड बी बिकॉज ऑफ, कक्षा के भीतर छात्र की कम सहभागिता भाई क्यों होती है। फर्स्ट ऑप्शन है मॉडल बेस्ड लर्निंग, नहीं। कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट्स, ऐसा नहीं है। इंटरेक्टिव सेशन तो अच्छी बात है। संज्ञानात्मक संघर्ष जो है वो सहभागिता में कमी एज सच नहीं करेंगे, हाँ फर्क पड़ेगा। एमपीटेट में क्या होता है, मतलब इसमें ऑप्शन ही बिल्कुल इतने क्लोज कर देते हैं ना कि इसको करोगे इसको, फिर उनका जो आंसर होगा वो एक अलग ही लेवल का होता है। तो यहाँ पे लैक ऑफ इंटरेस्ट है, तो मैंडेटरी यही है कि पहले तो इंटरेस्ट आना चाहिए, लेकिन अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो फिर हम संज्ञानात्मक संघर्ष लगा सकते थे। ठीक है, तो रुचि वाली जो बात आएगी वो बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। बच्चे का इंटरेस्ट होना, रेडी होना बच्चा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। 4th ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। ऑब्जर्वेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ऑब्जर्वेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ असेसमेंट, तो ये भाई बिल्कुल फैक्ट बेस्ड था। फिर है डिसेबिलिटी प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो अब ये बताना है, आप लोग पढ़िए और आप इसका आंसर बहुत इजीली दे सकते हैं। भाषण, श्रवण, अवगमन, स्मृति, गतिशील, आत्मसंयम, मतलब सभी में, ऑल ऑफ द एबव। फिर है डैश इन्वॉल्व स्टिमुलस विच स्ट्रेंथ, अब ये देखो बस क्वेश्चन आपका यही खत्म हो गया। क्या दिया है उन्होंने, स्ट्रेंथ कर रहा है, एक ऐसा स्टिमुलस है, मतलब कहीं ना कहीं रीइंफोर्समेंट की बात हो रही है, क्योंकि रीइंफोर्समेंट तब दिया जाता है जब हमें वो प्रक्रिया प्रबल करनी हो, ध्यान रखना। और पनिशमेंट कब होती है, जब वो चीज हमें दोहराना बंद करवाना। इतना निगेटिव रीइंफोर्समेंट कभी भी पनिशमेंट के इक्वल नहीं होगा। यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब स्ट्रेंथ दिया है, रीइंफोर्समेंट जिस भी ऑप्शन में होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की बात हो गई। एक उत्तेजना सम्मिलित होती है जो अपेक्षित प्रतिक्रिया की संभावना को प्रबल करती है, प्रबल कर रही है, रीइंफोर्समेंट प्रबल करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच अप्रोच ऑफ टीचिंग डज स्ट्रेंथ्स वन मेमोरी, तो मेमोरी में ऑडियो लिंगुअल अच्छी बात है, टेक्टाइल मेमोरी ठीक है, विजुअल मेमोरी ठीक है, लेकिन जब आप मल्टी सेंसेस का यूज करके कोई चीज सीखते हो तो वो ज्यादा कारगर सिद्ध होती है, लॉन्ग टाइम तक रन करती है। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट। फिर है अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग लेवल, सबसे पहले तो ये बताइए कितने लेवल हैं, क्योंकि ये भी एमपीटेट में पूछा गया है कि कितने लेवल हैं। It determines by social norms explicit or implicitly agreed upon by a group of people. कोलबर्ग के अनुसार डैश नैतिकता का स्तर सामाजिक मानदंडों द्वारा स्पष्ट रूप से निर्धारित होता है या लोगों के एक समूह द्वारा स्पष्ट रूप से, अब लोगों द्वारा स्पष्ट हो रहा है, मतलब कन्वेंशनल लेवल बिल्कुल सही हो जाएगा। कितनी स्टेजेस होती हैं,
6 स्टेजेस होती हैं और 3 लेवल होते हैं। अब ये देखो सेकंड ऑप्शन दिया है काउंटरवेशनल। अब कभी कभी होता है ना जल्दी जल्दी में कन्वेंशनल काउंटरवेशनल भाई फटाक से कर दिया, तो ये गलती ना हो, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज लॉस्ट फ्रॉम द लॉन्ग टर्म मेमोरी ड्यू टू नॉन यूज। तो वो क्या हो गया, क्षय हो गया, उस चीज का डिके हो गई वो, तो सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट डज कोलबर्ग्स थ्योरी। अब देखो कोलबर्ग से क्वेश्चन पूछ लिया, एक सेट में प्याजे से 3 बार क्वेश्चन थे, तो ये कुछ इनका लॉजिक नहीं है कि आपको एक प्याजे देना है, एक वाइगोत्स्की का क्वेश्चन डालना है, एक कोलबर्ग का डालना है, एक मेमोरी से डालना है, एक पेरेंटिंग स्टाइल से डालना है। पता चले पेरेंटिंग स्टाइल के 2 से 3 क्वेश्चन एक ही सेट में, तो ये कुछ, अब चूंकि भाई एमपी का एग्जाम है और चूंकि डायरेक्टली रिक्रूटमेंट देता है, जॉब देता है, तो ऐसा कुछ कहना नहीं चाहिए, लेकिन कोई भी बेस नहीं है। जैसे सीटेट है तो सीटेट का पता है इंटेलिजेंस से क्वेश्चन आना है, हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी से है, तो भाई फिक्स है कि ये चीज़ें इंटेलिजेंस से आएगा ही आएगा। उसके बाद प्याजे से आएगा, भले प्याजे से फिर दो क्वेश्चन है, तो ये चीज़ें आएंगी आएंगी। एनसीएफ है, आरटी है, इनसे क्वेश्चन आने, तो एक सिलेबस पूरा बाउंडेशन में है कि हाँ ये चीज़ें आनी है, बच्चा आराम से पढ़ेगा और क्लियर कर लेगा। अब यहाँ कुछ टॉपिक अथाह दे दी उन्होंने, ये भी है वो भी है, और उसका कुछ सेंस ही नहीं बन रहा कि सारे टॉपिक्स उन्होंने गिवन किए भी हैं कि नहीं। 30 क्वेश्चन में कम से कम आप एक एक टॉपिक का तो क्वेश्चन डालो। कोलबर्ग से ही 2 पूछ रहे हैं, प्याजे से ही 3-3 क्वेश्चन दे रहे हैं, बट ठीक है अब क्या ही कर सकते हैं अपन। व्हाट डज कोलबर्ग थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट फोकस ऑन। कभी कभी इतने ईजी कि मतलब कुछ भी मत पूछो, कुछ ठीक है, और कुछ ऐसे कि बिल्कुल अलग ही, इनका अलग ही लेवल है। मोरल जजमेंट इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। व्हाट टाइप ऑफ मॉडल डिस्क्राइब्स डेवलपमेंट एज अ पैसिव, प्रिडिक्टेबल एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। अब क्या दिया है, पैसिव दिया है। तो मैंने आपको बताया था आज हम लोग जब मैथ्स की पेडागोजी सॉल्व कर रहे थे 12 बजे के सेशन में, तो वहाँ पे एक रट्टाफिकेशन वाली बात आई थी। मैकेनिक मतलब ड्रिल प्रैक्टिस चल रही है, मैकेनिक हो रहा है, तो ये मैकेनिस्टिक मॉडल हो जाएगा, यही चलता है पैसिव फॉर्म में। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा भाई। ऑर्गेनाइजेशनल में अच्छा है, अटेंशनल में अच्छा है, वर्णन किया जा रहा है, बढ़िया है। मैकेनिज्म मतलब वो, मैकेनिस्टिक मतलब वही चीज़ ड्रिल हो रही है, रूट मेमोराइजेशन वाली बात आ रही है। देखो अब ये ओसीडी से क्वेश्चन उसमें आया था ना, अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर सेशन देखा होगा। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, तो बी विल बी द राइट आंसर। अब आप लोग मुझे बताएं, क्योंकि उस दिन मैंने आपको बता दिया था कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या होता है। वो सेशन देखे होंगे ना जिन लोगों ने, अच्छे से आप लोग हिट कर लेंगे। परसों वाला ही सेशन है शायद, जिसमें मैंने ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। थ्योरीज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एक्सप्लेन। भाई क्या करती है, हाउ चिल्ड्रन ग्रो एंड चेंज, बिल्कुल ठीक बात है। हाउ चिल्ड्रन बिहेव्स इन स्कूल, ये बिहेवियरिज्म वाली बात आ जाएगी। हाउ चिल्ड्रन आर एजुकेटेड, हाउ चिल्ड्रन रिएक्ट टू सिचुएशन, ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स वाली बात आ जाएगी। लेकिन डेवलपमेंट वाली, चाइल्ड डेवलपमेंट वाली बात आएगी, तो क्या इसका आंसर होगा, चलिए आप लोग खुद बताइए, कोशिश कीजिए, क्या हो जाएगा, हाउ चिल्ड्रन ग्रो एंड चेंज, बिल्कुल सही। फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। Which famous psychologist first proposed the theory of insightful learning from his study of chimpanzee? तो कोहलर गेस्टाल्टवाद के अंतर्गत आते हैं। गेस्टाल्टवाद के फादर वर्टहाइमर हैं। कोहलर ने चिंपैंजी पर एक्सपेरिमेंट किया। अगर आपने गेस्टाल्टिज्म का एक शॉर्ट में, मैंने 1 मिनट में आपको कुछ 6 से 7 पॉइंट्स मैंने वहां पर डिस्कस किए थे। कर्ट लेविन से भी मैंने कुछ डिस्कस किया था, लाइफ स्पान से रिलेटेड और फील्ड थ्योरी वगैरह। तो अगर नहीं देखिए तो देख लीजिए, 1 मिनट का शॉर्ट्स है वो, ठीक है। तो कोहलर ने जिस चिंपैंजी पर एक्सपेरिमेंट किया था उसका नाम आप लोग लाइव चैट में बता दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेलिजेंस टेस्ट। तो बिने का टेस्ट आप याद रख सकते हैं, तो 4th ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मेंटल एज का कंसेप्ट किसने दिया, आप लोग लाइव चैट में बताएं और इसका सन भी बताइएगा। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रीजनिंग। स्लॉगिस्टिक मतलब उपदंशकारी, डिडक्टिव, ट्रांसफेरेंस और ट्रांसडक्टिव। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग बच्चों में कब आती है या कब बच्चा ट्रांसडक्टिव रीजनिंग लगाता है,
प्याजे की स्टेजेस में मैंने आपको बताया था, आप लोग लाइव चैट में बताएं। दूसरे पर रोपण करना ये कोई रीजनिंग नहीं होती, तो ट्रांसपेरेंस रीजनिंग यहां पर सही आंसर हो जाएगा क्योंकि नॉट पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं, आप लोग आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गेटवे ऑफ ड्रग? अल्कोहल, टोबैको, marijuana और कोकीन। क्या होगा इसका सही आंसर? बिल्कुल आप सभी को पता होगा, बिल्कुल बिल्कुल सही, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फोकल पॉइंट इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग? अब मेरे हिसाब से तो ये क्वेश्चन देखिए, इसमें कोई ऑप्शन ऐसा है ही नहीं, सभी अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट हैं। प्यूपिल छात्र भाई सेंटर में रहता है, सामग्री भी जरूरी है, शिक्षण विधि भी जरूरी है और टीचर भी जरूरी है। कैंसिल होना चाहिए, आपके हिसाब से क्या होगा आंसर या क्या होना चाहिए वो आप कमेंट्स में जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सिम्टम ऑफ एडीएसडी? सबसे पहले तो आप लोग एडीएसडी का फुल फॉर्म बताइए। एडीएसडी लर्निंग डिसेबिलिटीज में मैंने आपको बताया था, लर्निंग डिसेबिलिटीज डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, डिस्प्रैक्सिया, ये हमने पढ़ा था ना। रीडिंग डिसऑर्डर क्या कहलाता है? चलिए लाइव चैट में ना आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए, क्या होता है? बिल्कुल बिल्कुल सही, डिसलेक्सिया। राइटिंग डिसऑर्डर क्या होता है? सभी लोग आंसर कीजिए, बिल्कुल डिसग्राफिया क्या? राइटिंग डिसऑर्डर। फिर डिसकैल्कुलिया तो कैलकुलेशन, मैथमेटिकल डिसेबिलिटी मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ऑपरेशन, सम को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है। डिस्प्रेक्सिया मतलब मोटर स्किल्स में, जैसे टाई बांधना, शूलेस बांधना, इस तरीके से हैंड आई कोऑर्डिनेशन नहीं बैठा पाता है बच्चा, ये। फिर एडीएसडी फुल फॉर्म बताइए। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। देखो अब यहां पर क्वेश्चन में क्या दिया है? हाइपर सेंसिटिविटी और हाइपर एक्टिविटी। क्या होगा? कभी कभी जल्दी जल्दी में होता है ना, और ये देखो सबके साथ हो जाता है, ऐसा कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। कभी कभी हाइपर पढ़ा और फटाक से टिक कर दिया, लेकिन नहीं, अब आपको ध्यान देना है, हाइपर एक्टिविटी होगा, हाइपर सेंसिटिविटी नहीं होगा। तो फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। समझ आ गया? बिल्कुल बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। Vygotsky's theory of language is based on dash learning theory, behaviorist, cognitive, constructivist, emotional। तो behaviorist में behaviorism बुक किसने लिखी है या किसकी बुक है? चलिए लाइव चैट में बताएं आप लोग। कंस्ट्रक्टिविस्ट, तो वाइगॉट्स्की कैसे कंस्ट्रक्टिविस्ट है? सोशियो या सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, सी या थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आप लोग समझ गए होंगे ना। लैंग्वेज को उन्होंने जोड़ दिया है और सोसाइटी को मतलब सोशल इंटरेक्शन को जोर दिया है। पीयर लर्निंग को उन्होंने बताया, कोलैबोरेटिव लर्निंग के बारे में बात की, कोऑपरेटिव लर्निंग के बारे में बात की। जेडपीडी बताइए आप लोग, जेडपीडी क्या है? ये सेशन करते करते हम लोग रिवाइज करेंगे। अब बिल्कुल एक वीक रह गया है, तो सेशन में बीच बीच में जो क्वेश्चंस अगर मैं पूछूं, भले ही आपको आता है नहीं आ रहा है तो आप सीखिए, और अगर आता है तो आप लोग आंसर दीजिए। जेडपीडी क्या होता है? जेडपीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? बिल्कुल जो बच्चा खुद से कर सकता है और एक हेल्प से कर सकता है, उन दोनों के बीच का जो दायरा है, दैट्स कॉल्ड समीपस्थ विकास का क्षेत्र। भाई हिंदी वालों के लिए भी मैं पूरी कोशिश कर रही हूं कि आप लोगों को समझ आए। देखो अब आप लोगों के ऊपर भी डिपेंड है ना कि आप कितना समझना चाह रहे हो। यहाँ पर दोनों में ही लिखा है। अगर मैं हाइपर एक्टिविटी बोल रही हूँ तो अति सक्रियता आप खुद से भी देख सकते हैं ना थोड़ा, तो थोड़ा सा आप लोग भी कोऑपरेट कीजिए। ऐसा नहीं कि केवल एक लैंग्वेज के प्रति आप बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाएं कि हमें इंग्लिश में पढ़ना ही नहीं या हमें हिंदी में पढ़ना ही नहीं। तो देखो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी बहुत हैं, लेकिन जब मैं यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स की बुक से एमसीक्यू सॉल्व करवाती हूँ, वो भी तो हिंदी में होते हैं ना, लेकिन वो भी कोऑपरेट करते हैं। थोड़ा सा आप लोग भी कोऑपरेट कीजिए, इंग्लिश से डरिए मत, है ना। चलिए कंस्ट्रक्टिविस्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। और प्याजे कैसे हैं? रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट। चलिए नेक्स्ट है, डैश इज वन ऑफ द मैनी वेज थ्रू विच कल्चर अफेक्ट्स डेवलपमेंट। कई तरीकों में से एक तरीका जिसके माध्यम से संस्कृति विकास को प्रभावित करती है, लैंग्वेज के थ्रू। लैंग्वेज इज वन ऑफ द वे। कई तरीकों में भाषा एक तरीका है जिसके माध्यम से संस्कृति विकास को प्रभावित करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज स्टडीड अंडर पर्सनैलिटी एंड सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट, तो सोशल डेवलपमेंट, सोसाइटी, सोशल एनवायरनमेंट सब कुछ आ जाएगा, कल्चर।
तो ये किससे, ईगो सेंट्रिक बिहेवियर, आत्म केंद्रित व्यवहार। समझ रहे हैं ना आप लोग, ईगो सेंट्रिक मतलब ये कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड है, व्यक्ति की पर्सनैलिटी से रिलेटेड है, और वो चीज एनवायरमेंट डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट से भी रिलेटेड है। अब ईगो सेंट्रिक जो है वो बच्चा किस स्टेज में होता है और किस ईयर में होता है, ये दोनों ही आप मुझे लाइव चैट में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्पस ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटिव लर्निंग इन एजुकेशन, शिक्षा में वैज्ञानिक जांच अधिगम का उद्देश्य क्या है? टू एनकरेज कोलैबोरेटिव लर्निंग, टू कंप्लीट द करिकुलम कंटेंट, टू बिल्ड साइंटिफिक लिटरेसी। अब वैज्ञानिक पूछा है तो देखो यही हो गया, टू बिल्ड साइंटिफिक लिटरेसी। थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप समझ आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। Outlining the expectations from the student will enhance their learnability. This task become part of. छात्रों से अपेक्षाओं को पूरा करने से उनके अधिगम की क्षमता में वृद्धि होगी। जो भी बच्चे आपसे अपेक्षा कर रहे हैं आप उनको पूरा करेंगे तो उनके अधिगम में वृद्धि होगी। तो ये क्या है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, अधिगम का आकलन है। असेसमेंट फॉर लर्निंग फीडबैक वगैरह के लिए होती है। चलिए समेटिव और फॉर्मेटिव असेसमेंट, तो दोनों में से आप मुझे ये बताएं कि फीडबैक के लिए कौन सा असेसमेंट यूज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं, आंसर जरूर दीजिएगा। व्हेन सोशल वैल्यूज एंड बिलीव्स आर डेलिबरेटली चेंज इन एन इंडिविजुअल इट इज नॉन एज। जब सामाजिक मूल्यों और मान्यताओं को जानबूझकर किसी व्यक्ति में परिवर्तित कर दिया जाता है तो वो रीसोशलाइजेशन के अंतर्गत आता है। यहां तक की बात क्लियर हो गई। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस कब करते हैं, लॉ ऑफ एक्सरसाइज में। ये किसके द्वारा दिया गया, लाइव चैट में बताएं। और कितने प्राइमरी लॉज दिए गए, कितने सेकेंडरी लॉज दिए गए, और प्राइमरी लॉज के नाम बताइए। इससे क्या है, और सारी चीजें भी रिवाइज होती जाएंगी। तो लाइव चैट में एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए, आपको भी अच्छा लगेगा और पढ़ने में सच में मजा आएगा। ये जो लास्ट के 7 डेज हैं, जिसका बिल्कुल 5 मार्च को ही एग्जाम है, उसके लिए तो भाई 7 ही दिन है, और जिसके लिए और एक एक्स्ट्रा दिन मिल रहे हैं उनके लिए गोल्डन डेज हैं। तो ये जो एक वीक है इसमें ये पूरी कोशिश करनी है कि आप लोगों को रिवाइज हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। द हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज गिवन बाय अब्राहम मैस्लो। फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन कैंसिल हो गया है, नेक्स्ट पर बढ़ जाते हैं। लास्ट है, व्हाट इज कॉल्ड एजुकेशन एक्वायर्ड विदाउट एनी स्पेसिफिक पर्पस। अब बिना किसी स्पेसिफिक पर्पस के अगर वो शिक्षा सीखी जा रही तो वो कैसी है, इनफॉर्मल। 3 टाइप्स ऑफ एजुकेशन आर देयर। फॉर्मल मतलब औपचारिक, जहां पर आप प्रॉपर स्कूलिंग करते हो, स्कूल में जाते हो बिल्कुल टाई वाई लगा के, ड्रेसअप यूनिफॉर्म पहन के, तो वो क्या होता है, फॉर्मल, वहां पर टीचर्स आपको पढ़ाते हैं। इनफॉर्मल मतलब बिना स्पेसिफिक पर्पस के, कुछ ट्रैवल करने कहीं गए वहां से कुछ सीख लिया, किसी छोटे बच्चे से कुछ सीख लिया, इवन शॉप पे कुछ परचेस करने जा रहे हो वहां से भी कुछ सीख लिया, जो एटिकेट सीख रहे हैं, जो कुछ भी आप सीख रहे हैं, बट वो विदाउट एनी स्पेसिफिक पर्पस हो, दैट इज इनफॉर्मल। एंड नॉन फॉर्मल क्या होता है, जो आपके करस्पॉन्डेंस कोर्स होते हैं, NIOS इग्नू वगैरह, ये आपके नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आते हैं। तो गाइज यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो लोग MPTET की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छे 7 डेज में हम लोग अपने प्रीवियस ईयर पेपर कंप्लीट कर लेंगे। 38 सेशंस पहले से अपलोडेड हैं, 3 सेशंस ये हो गए, 41 सेशंस अपलोडेड हो चुके हैं। तो अगर नहीं देखे, जिन लोगों ने देखी, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, और इसी तरीके से अब हम लाइव में भी क्वेश्चंस पूछा करेंगे ताकि आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। चलिए फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। PDF के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर टेलीग्राम पर डायरेक्ट आप अनुभा स्टडी फैक्ट सर्च कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।